नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान की प्रस्तुति प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। इस प्रोग्राम में हम सुनते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी देश और दुनिया से आ रही तमाम लेटेस्ट खबरें, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आशा है आपको प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स बहुत अच्छा लगता है और इससे मिलने वाली जानकारी से आप लाभान्वित भी होते हैं। दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स और साथ ही साथ रेडियो उड़ान की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से डिसेबिलिटी सेक्टर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचा पाएं और साथ ही हम इस शो में कवर करते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जानकारी जो डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी हुई होती है। कुछ वर्कशॉप्स और जॉब ओपनिंग्स के बारे में भी जब भी हमें कोई भी ऑथेंटिक जानकारी ऑथेंटिक सोर्स से मिलती है तब हम इसे जरूर शेयर करते हैं। दोस्तों, रेडियो उड़ान को आप ऑनलाइन हमारे वेबसाइट के माध्यम से सुन सकते हैं जो है www.radioudan.com। साथ ही साथ इसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर भी आप सुन सकते हैं और अगर आप कोई शो मिस कर देते हैं तो आप अपने शो को सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी। तो आपसे गुजारिश है कि आप सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जैसे कि लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी रेडियो उड़ान को जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, अब रुख करते हैं आज के शो का, बात करते हैं आज के कम्युनिटी कलर्स की, सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, दिव्यांगजनों के लिए चयन मानदंडों में छूट कोई रियायत नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व है। पटना हाईकोर्ट में दिव्यांगजनों के लिए विशेष हेल्प डेस्क का उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दिव्यांगजनों के लिए अनारक्षित पद अब सभी वर्गों के लिए खुले। एसडीएम को नहीं है विकलांग प्रमाण पत्र देने की वैधता तय करने का अधिकार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। गाजियाबाद के जेल में दिव्यांग कैदियों के लिए प्रमाणन और कल्याण योजनाओं का लाभ। दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अप्रैल 2026 में सीसीपीडी के अहम आदेश। केन्या की सामाजिक कार्यकर्ता लविना ओडियोर ने दिव्यांगजन और उनके देखभाल कार्यकर्ताओं के अधिकारों को बनाया अपना मानवीय मिशन। वियतनाम में 18 अप्रैल को मनाया जाएगा राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। थीम होगी अधिकारों की भागीदारी और विकास में योगदान। उत्तर प्रदेश के कासगंज में अब दिव्यांग यात्रियों को स्मार्ट कार्ड से रोडवेज बस में मिलेगा फ्री टिकट। दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की नई पहल। दिव्यांगों को पंचायत शहरी चुनाव में 4% आरक्षण की मांग तेज, भाजपा नेताओं ने लिखा सीएम को पत्र। यमुना नदी में लगा दी दिव्यांग लड़की ने छलांग, युवक की बहादुरी से बची जान, वीडियो वायरल। स्वस्थ लोगों को बना दिया दिव्यांग, यूपी के इस जिले में सरकारी धन की लूट, 25 कर्मचारियों पर गिरी गाज। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं चंडीगढ़ से। ये अहम खबर है जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांगजनों के अधिकारों पर बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने कहा है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को चयन मानदंडों में दी जाने वाली छूट कोई कृपा या रियायत नहीं है बल्कि संवैधानिक दायित्व है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर राज्यों द्वारा ऐसी छूट नहीं दी जाती है तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की सुरक्षा को ये निष्प्रभावी बना देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मामला है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़ा हुआ, जहां पर दिव्यांग उम्मीदवारों ने चयन मानदंडों में छूट की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का मकसद है दिव्यांगजनों को बराबरी का अवसर देना और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द स्पष्ट दिशा निर्देश और मानदंड तैयार करें ताकि दिव्यांग उम्मीदवारों को भर्ती और चयन प्रक्रिया में वास्तविक लाभ मिल सके।
न्यायालय ने कहा कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी यानी कि वास्तविक समानता तभी संभव है जब दिव्यांगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर चयन प्रक्रिया बनाई जाए। केवल औपचारिक समानता देना पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, आपको इस केस से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य बता दें कि ये फैसला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल 2026 को सुनाया है। न्यायाधीश हरप्रीत सिंह बराड़ ने ये मामला हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़ा हुआ है। इसके तहत दिव्यांगजनों को चयन मानदंडों में छूट देना संवैधानिक दायित्व बताया गया। दोस्तों, खबर सुनते हैं बिहार की राजधानी पटना से। पटना हाईकोर्ट ने दिव्यांगजनों के लिए विशेष हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। इस हेल्प डेस्क का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की देखरेख में किया गया। इसका उद्देश्य है दिव्यांगजनों को न्यायालय परिसर में आने जाने, दस्तावेज जमा करने और सुनवाई से जुड़ी प्रक्रियाओं में सहजता और सहयोग देना। हेल्प डेस्क पर प्रशिक्षित कर्मचारी मौजूद होंगे जो दिव्यांगजनों को मार्गदर्शन, सहायता और आवश्यक जानकारी देंगे। इससे उनको किसी भी तरह की प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यायालय ने कहा कि ये पहल केवल एक सुविधा नहीं बल्कि न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास है। दिव्यांगजनों को अब अपने मामलों की सुनवाई में अधिक आत्मविश्वास और सुविधा मिल पाएगी। इस अवसर पर न्यायालय ने ये भी दोहराया है कि समावेशी व्यावसायिक व्यवस्था बनाना संवैधानिक दायित्व है और दिव्यांगजनों को न्याय तक पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, इस फैसले का स्थान है पटना हाईकोर्ट। पहल है दिव्यांगजनों के लिए विशेष हेल्प डेस्क और उद्देश्य न्यायालय परिसर में सहायता और मार्गदर्शन, सुविधाएं, दस्तावेज जमा करना, सुनवाई प्रक्रियाओं में सहयोग देना। दोस्तों, दिल्ली से ये अहम खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। मामला ये है कि सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित तो होती हैं, इनमें से कुछ सीटें अनारक्षित श्रेणी में भी रखी जाती हैं। पहले इन सीटों पर केवल दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनारक्षित पद सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये व्यवस्था संविधान के तहत समान अवसर देने के लिए है, यानी कि अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी या सामान्य वर्ग का उम्मीदवार दिव्यांग हो तो वो भी इन अनारक्षित पदों पर आवेदन कर सकता है। दोस्तों, ये फैसला पुराने विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये सवाल उठा था कि क्या अनारक्षित पद ये केवल सामान्य वर्ग के दिव्यांगजनों के लिए है या सभी वर्गों के दिव्यांगजनों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनारक्षित का मतलब है सभी वर्गों के लिए खुला, न कि केवल सामान्य वर्ग तक सीमित। इससे अब भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य वर्गों के दिव्यांगजनों को भी बराबरी का अवसर मिल पाएगा। कोर्ट ने कहा है कि ये कदम समानता और समावेशिता को मजबूत करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है 8 अप्रैल 2026 को। मामला है दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों में अनारक्षित सीटों की व्याख्या का, और इसका निष्कर्ष है अनारक्षित पद सभी वर्गों के लिए खुले हैं। असर ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के दिव्यांगजन सभी आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, इस फैसले के दौरान न्यायालय ने दोहराया कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का मकसद दिव्यांगजनों को बराबरी का अवसर देना है, मुख्य धारा में शामिल करना है। इस फैसले से अब भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के दिव्यांगजन सभी को एक समान अवसर मिल पाएगा। दोस्तों, सुनते हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले के बारे में। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया गया कि किसी भी व्यक्ति के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र की वैधता और उसकी प्रामाणिकता की जांच करने का एकमात्र अधिकार सक्षम चिकित्सा बोर्ड यानी मेडिकल बोर्ड को ही है। जस्टिस ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने एक शिक्षक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राजस्व अधिकारियों एसडीएम के पास चिकित्सा विशेषज्ञता नहीं होती, इसलिए वे ऐसे प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित नहीं कर सकते।
दोस्तों, पूरा प्रकरण महासमुंद जिले का है, जहां पर लखन बिहारी पटेल वर्ष 2010 में विकलांग श्रेणी के अंतर्गत सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे। उस समय जिला चिकित्सा बोर्ड ने उन्हें 45.4% श्रवण बाधित होने का प्रमाण पत्र जारी किया था। लेकिन विवाद की शुरुआत तो तब हुई जब दिसंबर 2017 में लखन बिहारी के सगे भाई कैलाश चंद्र पटेल ने पारिवारिक भूमि विवाद के चलते कलेक्टर से शिकायत कर दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिक्षक ने हेराफेरी कर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई है। इस शिकायत पर कलेक्टर ने एसडीएम को राजस्व जांच के निर्देश दिए। दोस्तों, अदालत ने माना है कि एसडीएम द्वारा जारी आदेश और आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश को पूरी तरह से रद्द किया जाए। साथ ही एसडीएम को निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ता का मूल प्रमाण पत्र तत्काल वापस करें। हालांकि कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन चाहे तो 2016 के अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम चिकित्सा बोर्ड के माध्यम से प्रमाण पत्र का पुनः सत्यापन करने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों, गाजियाबाद से एक अनोखी प्रेरणादायक पहल सामने आ रही है। जिला प्रशासन और डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने मिलकर दिव्यांग कैदियों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। कई दिव्यांग कैदी प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया था कि राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि दिव्यांगजन चाहे वे जेल में हो या बाहर किसी भी कल्याणकारी योजना से वंचित न रहें। अब जेल परिसर में ही विशेष मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। नई व्यवस्था के दौरान कैदियों को बाहर अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेल में ही उनकी जांच होगी और उन्हें आधिकारिक दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कैदियों को आधार कार्ड, बैंक खाता और अन्य जरूरी दस्तावेज बनाने में मदद दी जाएगी। प्रमाण पत्र मिलने के बाद उन्हें दिव्यांग पेंशन योजनाओं में भी शामिल किया जाएगा। जरूरत के अनुसार उन्हें सहायक उपकरण भी दिए जाएंगे। जेल में ही जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे ताकि कैदी अपने अधिकारों और योजनाओं के बारे में जान सके। उन्हें रोजगार उन्मुख योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि रिहाई के बाद वे आत्मनिर्भर बन सके। प्रशासन का ये कहना है कि ये पहल जेल तक सीमित नहीं है, कैदियों को समाज में दोबारा शामिल करने का रास्ता भी बनाती है। दोस्तों, इस मामले में अधिकारियों ने बयान दिया है। जिला दिव्यांगजन अधिकारी अंशुल चौहान ने कहा है कि बिना प्रमाण पत्र के कैदी योजना से बाहर रह जाते हैं। ये पहल उस अंतर को भरने के लिए है। मकसद है जब वे जेल से बाहर आए तो उनके पास सभी जरूरी जानकारी और साधन हो ताकि वे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। दोस्तों, ये खबर आती है गाजियाबाद जिला जेल से। दिव्यांग कैदियों के लिए यहां पर ऑन साइट मेडिकल बोर्ड का चयन किया जा रहा है। प्रमाण पत्र और दस्तावेज उपलब्ध किए जाएंगे, जिसके जरिए प्रमाण पत्र और दस्तावेज उपलब्ध किए जाएंगे। पेंशन, सहायक उपकरण और रोजगार योजनाओं का लाभ भी दिव्यांग कैदियों को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई ये पहल है, जिससे कैदियों का दीर्घकालीन पुनर्वास और समाज में पुनः समावेश आसान हो पाएगा। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbrake.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम
और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। फोटो वरुण आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना। ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिलकर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतना सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? एयू? एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आजा। आगे कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। नमस्ते दोस्तों, सक्षम अपनी नई वेबिनार श्रृंखला एक्सेस द इनएक्सेसिबल यानी अगम्य को सुलभ बनाए की शुरुआत कर रहा है। पहला सत्र 12 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इसका विषय है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उपयोगी एप्स और एआई टूल्स। इस वेबिनार में आप जानेंगे कि कैसे नवीनतम OCR एप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से मुद्रित सामग्री और PDF दस्तावेजों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। साथ ही आपको लाइव प्रदर्शन के जरिए इन टूल्स का व्यावहारिक उपयोग भी सिखाया जाएगा। यह वेबिनार सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है। पंजीकरण के लिए लिंक नीचे दिया गया है। धन्यवाद। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, श्रोताओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन अधिकार सीसीपीडी की तरफ से। इन्होंने अप्रैल 2026 में कई अहम आदेश जारी किए हैं। ये आदेश रोजगार, पेंशन, आरक्षण और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी जैसे मुद्दों से जुड़े हुए हैं और इनके साथ दिव्यांगजनों के अधिकारों को मजबूत बनाने की पहल की जा रही है। कई मामलों में दिव्यांग कर्मचारी या उनके अभिभावकों ने स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर शिकायत की थी, तो रोजगार और ट्रांसफर को लेकर ये महत्वपूर्ण अपडेट सीसीपीडी ने शेयर की है। ईएसआईसी भुवनेश्वर और एसबीआई जैसे संस्थानों में कर्मचारियों ने अपने मूल स्थान पर रहने की मांग की थी। आईटीबीपी के मामले में भी ट्रांसफर विवाद सामने आया था। सीसीपीडी ने हस्तक्षेप कर इन मामलों को सुनवाई से पहले ही सुलझा लिया है। सीआरपीएफ के एक कर्मचारी को दिव्यांग प्रमाण पत्र न मिलने के कारण पेंशन रोक दी गई थी। आदेश के बाद अब पेंशन जारी की गई है। वित्त मंत्रालय के एक मामले में आयकर की अतिरिक्त राशि की वापसी में देरी हो रही थी, जिसे सीसीपीडी ने अब तुरंत निपटाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, कई मामलों में दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण भी नहीं दिया गया था। रेलवे बोर्ड, नौसेना स्टाफ और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से जुड़े मामलों में सीसीपीडी ने अब साफ कह दिया है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत आरक्षण का पालन अनिवार्य है। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो आजकल के डिजिटल युग में दिव्यांगजनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ऑनलाइन पोर्टल्स की सुलभता। UIDAI आधार पोर्टल पर कैप्चा दिव्यांगजनों के लिए अनुपलब्ध था। IP इंडिया ट्रेडमार्क पोर्टल स्क्रीन रीडर से भी काम नहीं कर रहा था, तो अब सीसीपी ने दोनों संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने पोर्टल्स को पूर्णतया सुलभ बनाएं। शिक्षा और प्रमाण पत्र के क्षेत्र में NIT जालंधर के एक छात्र को लंबित विषयों के कारण डिग्री प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था, तो अब सीसीपीडी ने हस्तक्षेप कर समाधान निकाला है। दोस्तों, मामला है रोजगार, ट्रांसफर और पदस्थापन विवाद सुलझाने का। पेंशन, प्रमाण पत्र और वित्तीय देरी के मामले भी इसमें निपटाए गए। आरक्षण, पदोन्नति में दिव्यांगजनों को अधिकार सुनिश्चित किए गए। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी UIDAI और IP इंडिया को पोर्टल सुधारने के निर्देश भी दिए गए। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिलाने में सीसीपीडी ने मदद की है। दोस्तों, खबर सुनते हैं केनिया से। केनिया की लवीना ओडुओर एक मानवतावादी समाजवादी कार्यकर्ता है। इन्होंने दिव्यांगजन और उनके देखभालकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा को अपने जीवन का मिशन बना लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि लवीना की संस्था हार्ट टू हार्ट स्माइल शिक्षा, पुनर्वास और आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी समाज निर्माण पर काम कर रही है। दिव्यांग बच्चों, युवाओं और किशोरों के अधिकारों की रक्षा करना, देखभाल करने वाले माता पिता और परिवारों को सहयोग करना, समावेशी शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम चलाना जैसे कई काम हार्ट टू हार्ट स्माइल ने किए हैं। लवीना ने बताया कि उनके भाई लंबे समय से दिव्यांगता से जूझ रहे हैं। उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों और सामाजिक कलंक के बीच बच्चों को पाला है। यही अनुभव उन्हें इस दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, लवीना नेशनल नेटवर्क फॉर केयर गिवर्स एंड पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज केनिया की संस्थापक सदस्य है। उन्होंने हाल ही में सरकार से सोशल प्रोटेक्शन एक्ट 2025 में दिव्यांगजन और देखभालकर्ताओं के लिए बेहतर प्रावधानों की मांग की है। वे वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट फोरम की सदस्य भी हैं। वे जेंडर बेस्ड वायलेंस पर काम करने वाले थीमेटिक टेबल में सक्रिय हैं। दोस्तों, लवीना ने प्रेरक संदेश देते हुए कहा है कि महिलाएं खड़ी हों, बोले और नेतृत्व की भूमिका निभाएं। शर्माने की जरूरत नहीं, बदलाव लाने के लिए ताकत हमारे पास है। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि वे 2027 के आम चुनाव में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए चुनाव भी लड़ेंगी। दोस्तों, एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर सुनते हैं वियतनाम से।
वियतनाम में हर साल 18 अप्रैल को राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। इस साल 2026 का आयोजन विशेष है क्योंकि इसकी थीम है अधिकारों की भागीदारी को बढ़ावा देना और विकास में योगदान देना। इस दिवस का मकसद है समाज में दिव्यांगजनों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना, उनके अधिकारों और क्षमताओं को पहचानना, ये दिखाना कि दिव्यांगजन केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास के सक्रिय भागीदार हैं। सम्मेलन और कार्यशालाएं भी इस दौरान आयोजित की जाती है, जिनका उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और तकनीकी सहयोग पर चर्चा को बढ़ावा देना होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियों में दिव्यांग कलाकारों और उद्यमियों की उपलब्धियां प्रदर्शित की जाती हैं। साथ ही इसी दिन खेलकूद, सामुदायिक कार्यक्रम, दिव्यांगजनों को समान अवसर देने के लिए खेल प्रतियोगिताएं और सामूहिक गतिविधियां भी ली जाती हैं। मीडिया अभियान पूरे देश में जागरूकता फैलाने के लिए टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर विशेष प्रसारण भी किया जाता है। दोस्तों, इस दिवस से वियतनाम सरकार और समाज ये संदेश देना चाहती है कि दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में शामिल करना सामाजिक जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय विकास की कुंजी है। भारत में दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वियतनाम का ये आयोजन दिखाता है कि एशिया में कई देशों में दिव्यांगजनों के अधिकारों को लेकर समानांतर प्रयास हो रहे हैं। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से। अब रोडवेज की बसों में दिव्यांग यात्रियों को निःशुल्क यात्रा करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए स्मार्ट कार्ड दिखाना होगा। ये व्यवस्था लागू हो गई है। परिवहन निगम की तरफ से नियम लागू कर दिया गया है। अब 40% से नीचे दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर निःशुल्क यात्रा का लाभ नहीं मिल पाएगा। परिवहन निगम के अनुसार अब 40% से अधिक दिव्यांग को ही मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल पाएगी, जबकि 80% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति के साथ एक सहायक के रूप में भी मुफ्त सफर का लाभ दिया जाएगा। अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी दिखाकर यात्रा का फ्री लाभ नहीं ले सकेंगे। रोडवेज बसों में यात्रा के लिए अब स्मार्ट कार्ड दिखाना जरूरी होगा। दिव्यांग स्मार्ट कार्ड में यूडीआईडी नंबर के साथ आधार व पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज होगा। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन में इसे स्वैप करने पर कार्ड की यूडीआईडी ईटीएम पर प्रदर्शित की जाएगी और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। इसे दर्ज कर परिचालक गंतव्य तक यात्रा का टिकट उपलब्ध करा सकेंगे। इस पर किराया 0 दर्ज रहेगा। यात्रियों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित पहल मानी जा रही है। कुल मिलाकर ये पहल जिले के हजारों दिव्यांग यात्रियों के लिए राहत भरी साबित होगी। स्मार्ट कार्ड प्रणाली से सफर करना आसान, तेज और सुरक्षित होगा। परिवहन निगम की ये पहल आधुनिक तकनीक की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। रोडवेज की बसेस में दिव्यांगजनों को पहले भी उनकी दिव्यांगता के आधार पर यात्रा कराई जा रही थी, लेकिन अब शासन के निर्देश पर यूडीआईडी स्मार्ट कार्ड व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। दोस्तों, अब सुनते हैं दिल्ली सरकार की नई पहल के बारे में। हर वार्ड और गांव में तैनात होंगे दिव्यांग मॉनिटर, ताकि कोई भी दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए। दोस्तों, समस्या है कि कई दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं की जानकारी या दस्तावेजों की कमी के कारण लाभ नहीं उठा पाते। गाजियाबाद में अधिक से अधिक दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में ये नई पहल शुरू की जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ नहीं उठाया जाता। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब जिले के प्रत्येक वार्ड और गांव में दिव्यांग मॉनिटर तैनात किए जाएंगे, जो विभाग और दिव्यांगजनों के बीच एक मजबूत कड़ी की भूमिका निभाएंगे। विभाग द्वारा दिव्यांग मॉनिटर का चिन्हीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जो स्वयं दिव्यांग हो और कम से कम ग्रेजुएट हो। इस पहल का उद्देश्य निश्चित करना है कि चयनित दिव्यांग मॉनिटर न केवल योजनाओं को समझ सके, बल्कि उन्हें अपने क्षेत्र के अन्य दिव्यांगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा भी सके।
इससे गांव में रहने वाले दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, विभिन्न योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया में सहायता उपलब्ध कराना और समस्याओं को संबंधित विभाग तक पहुंचाना आसान होगा। दिव्यांग मॉनिटर स्थानीय स्तर पर कार्य करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पत्र दिव्यांग योजना के लाभ से वंचित न रहे। दरअसल स्थानीय स्तर पर रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को अपने क्षेत्र के संबंध में ज्यादा जानकारी होती है। ऐसे में दिव्यांग मॉनिटर दिव्यांगों की बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। दोस्तों, सभी मॉनिटर्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। व्हाट्सएप द्वारा समय समय पर जरूरी सूचनाएं भी साझा की जाएंगी। ग्रुप के माध्यम से मॉनिटरों को नई योजनाओं और अन्य गतिविधियों की जानकारी तुरंत मिल पाएगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं जयपुर से। प्रदेश में दिव्यांगजनों को पंचायत राज एवं शहरी निकाय चुनावों में 4% क्षैतिज आरक्षण देने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सक्रियता बढ़ रही है। दिव्यांग अधिकार महासंघ ने सत्ताधारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपा है। इसके साथ ही हाल ही में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। दोनों नेताओं ने अपने पत्रों में कहा कि लोकतंत्र में सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। दिव्यांगजन भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में भी वे अभी पीछे हैं। ऐसे में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में 4% आरक्षण देकर उन्हें मुख्य धारा में लाना समय की मांग है। दोस्तों, खबर सुनते हैं यूपी के शाहजहांपुर से। स्वास्थ्य विभाग में हुए दिव्यांग प्रमाण पत्र व चिकित्सा प्रपूर्ति घोटाले में नियमित कर्मचारियों का निलंबन होगा। संविदा व आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मियों की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दोनों ही प्रकरणों में नामजद अधिकांश कर्मचारी बुधवार को कार्यालय नहीं पहुंचे। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग में 2022-23 में 14 स्वस्थ लोगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए थे, जिनके आधार पर इन लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ ले लिया था। इसी तरह नवंबर-दिसंबर 2025 में सीएमओ कार्यालय से सेवानिवृत्त 12 कर्मचारियों ने 30 लाख रुपए का उपचार दिखाकर चिकित्सा प्रतिपूर्ति धनराशि ले ली। जिन अस्पतालों में उपचार होना दर्शाया था, वहां के संचालकों ने बताया कि ये लोग कभी उनके अस्पताल में आए ही नहीं, जबकि एक अस्पताल का संचालन ही नहीं हो रहा था। दोनों ही प्रकरणों में सीडीओ डॉक्टर अपराजिता सिंह ने जांच की थी, जिसके बाद डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर सोमवार देर रात इन दोनों प्रकरणों में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहायक आर.के. मिश्रा, वरिष्ठ सहायक सतीश चंद्र, डीआईसी संतोष कुमार सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर अर्जुन श्रीवास्तव, डेटा एंट्री ऑपरेटर रोहित मिश्र, सुबोध कुमार सिंह, दीपा सिंह, शशांक शिवम, गंगवार, वीर सिंह, दीप सिंह व रवि कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दोनों प्रकरणों में सीओसीटी पंकज पंत जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनके विरुद्ध साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। दोनों ही प्रकरणों में जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। सीएमओ कार्यालय के आशुलिपिक साजिद को पकड़ने के लिए दबिश भी दी गई है। दोस्तों, खबर आगरा से। आगरा में यमुना नदी में एक युवती ने छलांग लगा दी। गनीमत रही कि लोगों का शोर मचता देखकर एक युवक ने साहस का परिचय दिखाते हुए उसे बचा लिया। युवक के इस बहादुरी की अब काफी तारीफ हो रही है। लड़की के बारे में पता चला है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उसे परिवार को सौंप दिया है। अब उसके इस कदम के पीछे की वजह तलाशी जा रही है। मामला आगरा के वाजिदपुर यमुना पुल के पास का है। यहाँ पर 18 साल की युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में यमुना नदी से छलांग लगा दी। युवती को डूबता देख आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया। शोर सुनकर मजदूर सुखवीर ने बिना देर किए साहस का परिचय देते हुए यमुना में छलांग लगा दी। सुखवीर युवती को सकुशल बचा भी ले आए। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
पूछताछ में परिजनों ने बताया कि युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस ने युवती को समझा बुझाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं उसके उठाए गए इस कदम के पीछे के कारणों की जांच भी की जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक सुखवीर की बहादुरी को जमकर सराहा। रेडियो उड़ान के श्रोताओं के लिए सुनते हैं एक प्रेरणादायक खबर। रेडियो उड़ान लेकर आए हैं ऑल इंडिया ऑनलाइन क्विज कंपटीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये राष्ट्रीय स्तर की पहल है जिसका मकसद है ज्ञान को बढ़ावा देना, डिजिटल समावेशन को मजबूत करना और दिव्यांगजनों को बराबरी का मंच देना। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में भारत के सभी दिव्यांगजन भाग ले सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक हो। क्विज पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित होगा ताकि देश के हर कोने से लोग आसानी से जुड़ सके। प्रतियोगिता का फॉर्मेट पूरी तरह से सुलभ और उपयोगकर्ता हितैषी बनाया गया है। प्रतियोगिता में शानदार पुरस्कार भी शामिल है। पहला पुरस्कार 10,000 रूपए, दूसरा पुरस्कार 5,000 रूपए और तीसरा 3,000 रूपए। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जो उनके योगदान और भागीदारी को मान्यता देगा। रेडियो उड़ान का कहना है कि ये पहल समावेशी समाज बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और इससे दिव्यांगजनों की बौद्धिक क्षमता दिखाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी माहौल में शामिल होने का अवसर मिलेगा। याद रखें, पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि है 15 अप्रैल 2026। क्विज का शेड्यूल और विस्तृत दिशा निर्देश पंजीकृत प्रतिभागियों से शेयर किए जाएंगे। तो फिर देर किस बात, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। रजिस्ट्रेशन हेतु विजिट कीजिए www.radioudan.com। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। हमें मैसेज करें सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की अन्य खबरों को लेकर अगर आप कोई सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो इसे भी आप शेयर कर सकते हैं YouTube कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों, फिलहाल शो में इतना ही। अगले शुक्रवार फिर लौटेंगे आपके लिए कुछ ताजा तरीन और खास कर डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक रेडियो उड़ान के साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अपना सफर यूं ही जारी रखें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जाते जाते सुनते जाइए आज की कम्युनिटी कलर्स की हेडलाइंस फिर से एक बार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, दिव्यांगजनों के लिए चयन मानदंडों में छूट कोई रियायत नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व है। पटना हाईकोर्ट में दिव्यांगजनों के लिए विशेष हेल्प डेस्क का उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दिव्यांगजनों के लिए अनारक्षित पद अब सभी वर्गों के लिए खुले। एसडीएम को नहीं है विकलांग प्रमाण पत्र देने की वैधता तय करने का अधिकार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। गाजियाबाद के जेल में दिव्यांग कैदियों के लिए प्रमाणन और कल्याण योजनाओं का लाभ। दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अप्रैल 2026 में सीसीपीडी के अहम आदेश। केन्या की सामाजिक कार्यकर्ता लविना ओडियोर ने दिव्यांगजन और उनके देखभाल कार्यकर्ताओं के अधिकारों को बनाया अपना मानवीय मिशन। वियतनाम में 18 अप्रैल को मनाया जाएगा राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। थीम होगी अधिकारों की भागीदारी और विकास में योगदान। उत्तर प्रदेश के कासगंज में अब दिव्यांग यात्रियों को स्मार्ट कार्ड से रोडवेज बस में मिलेगा फ्री टिकट। दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की नई पहल। दिव्यांगों को पंचायत शहरी चुनाव में 4% आरक्षण की मांग तेज। भाजपा नेताओं ने लिखा सीएम को पत्र। यमुना नदी में लगा दी दिव्यांग लड़की ने छलांग, युवक की बहादुरी से बची जान, वीडियो वायरल। स्वस्थ लोगों को बना दिया दिव्यांग। यूपी के जिले में सरकारी धन की लूट, 25 कर्मचारियों पर गिरी